चलो एकदम शांत हो जाओ, कोई बात नहीं करेगा। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हमने थर्ड क्लास जो कि है फंजाई, उसको स्टार्ट किया था। एक लेक्चर हमारा ऑलरेडी निकल भी गया है। इसमें मैं एक बार क्विक रिकैप करा देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ध्यान से सुने आप लोग। प्रोटिस्ट और मोनेरन्स हमारे खत्म हो गए हैं, ये लास्ट है। इस क्लास के बाद हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक वायरस वाला पार्ट भी पढ़ना अपने को, वायरस, वायरॉइड और प्रायंस। इसको पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर बाइंड हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, दैट इज योर प्लांट किंगडम। ठीक है, तो प्लांट किंगडम अगर चैप्टर समझना है तुम्हें, तो यहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको उस चैप्टर के अंदर यूज की जाएंगी। जैसे स्पोर का जो कंसेप्ट है, स्पोर का जो बहुत बड़ा रिलेटिव टर्म यूज होता है पूरे प्लांट किंगडम के अंदर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। इसलिए आपको ये चैप्टर बड़ा अच्छा समझना है, ये टॉपिक। बल्कि फंजाई की अगर हम बात करें तो फंजाई फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन, आर.एच. व्हिटेकर के किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर पांचवें किंगडम रखा गया था, जो कि बेस था अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के चलते। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका सप्रोफिटिक होता है। पहले तो इसको प्लांट में लोग पढ़ते थे, लेकिन बाद में लोगों को अकल ठिकाने आया कि प्लांट वाले तो सारे फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। इसलिए इसको हटा के अलग से एक किंगडम दिया गया, क्योंकि ये इकलौता ऐसा किंगडम था जो कि हेटेरोट्रॉपिक था और सेल वॉल होता है इसके अंदर। बस अंतर ये है कि प्लांट के सेल वॉल जो होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं, और इसके सेल वॉल जो होते हैं वो काइटिन के बने होते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल के ऊपर तो इसको प्लांट में रख दिया गया था, सेल वॉल के बेस के ऊपर, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस के ऊपर इसको प्लांट से सेपरेट करके एक अलग किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह दी गई। और वो किंगडम क्लासिफिकेशन का नाम पड़ा था आपका फंजाई। ओके, जो कि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, जो कि एक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पार्ट है, एग्जांपल है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने बात की थी कि हमारे फंजाई के 5 क्लासेस हैं। सॉरी, मैंने यहाँ क्लास बता, डिवीजन, 5 डिविजन्स थे। अब इसके फर्दर 5 क्लासेस हैं। उस 5 क्लासेस में हमारे पास पहला क्लास होता है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के फर्दर 2 क्लासेस हैं, जाइगोमाइसिटीज और ओमाइसिटीज। वैसे तो आप 4 ही बोलोगे, लेकिन सब क्लास को ऐड करोगे तो 5 हो जाते हैं आपके। 4 है वैसे। फाइकोमाइसिटीज, मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, सारी बातें मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। पहला है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा है अपना बेसिडियो माइसिटीज, और आखिरी अपना ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, इन सबके अपने कॉमन नेम भी है, सबके अपने अपने कॉमन नेम है, जिसमें एस्कोमाइसिटीज का जो कॉमन नेम है वो है एल्गल फंजाई। क्या बुलाते हैं इसको? एल्गल फंजाई, क्योंकि इसमें कुछ चीजें एल्गल जैसी है। एस्कोमाइसिटीज को हम बुलाते हैं सैक फंगाई, सैक फंजाई। बेसिडियो को हम बुलाते हैं ब्रैकेट फंजाई। एक और नाम है क्लब फंजाई, एक और नाम है पफ बॉल फंजाई, पफ बॉल फंजाई। ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम बुलाते हैं फंजाई इम्परफेक्टी, इम्परफेक्टी, ये इसका नाम है। तो यहां पे हर फंजाई के अपने अपने कुछ कॉमन नेम दिए गए हैं। ऐसे होता है निकनेम काइंड ऑफ, कुछ फीचर को देख लिया और निकनेम रख दिया, वैसे वाला। तो हर फंजाई के क्लासेस के कुछ नाम दिए गए हैं। उसके बाद जो फाइकोमाइसिटीज है, इसके फर्दर 2 है हमारे पास। पहला है oomaइसिटीज, oomaइसिटीज, और दूसरा हमारे पास है जाइगोमाइसिटीज। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में अपने को सिर्फ ये 4 ही पढ़ने हैं, इनको नहीं पढ़ना। ओल्ड एनसीईआरटी इनको पढ़ाती थी पहले, बट अभी न्यू एनसीईआरटी ने इन चीजों को पढ़ाना बंद कर दिया है। वो सिर्फ कहते हैं कि 4 क्लासेस पढ़ो और तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को भी इन 4 क्लासेस के ऊपर ही फोकस करना है, इसके नीचे वाली चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, चलिए। उसके बाद हमने आपको बताया था कि हम जब फंजाई पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो फंजाई पढ़ने से पहले हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब तीनों मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन का ज्ञान बड़े अच्छे से होना चाहिए, तभी जाके अपने को फंजाई का पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो याद करें, आपको मैंने इससे पहले, अभी ये सब चीजें कॉपी तो करी रखी होगी आपने, है ना, कर रखी है। तो मैंने आपको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से पढ़ाने से पहले 2 नए टर्म सिखाए थे। एक टर्म था हाइफी और एक टर्म था माइस्केलियम। मैंने हाइफी के बारे में क्या बताया था? अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि
फंजाई का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कह सकते हो। जैसे हमारे अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्या होता है, सेल होता है, वैसे ही फंजाई के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो पूरे फंजाई के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में यूज होता है, उसे बुलाते हैं हाइफी। अब हाइफी जो कि थ्रेड लाइक नेटवर्क होता है, थ्रेड लाइक सेल होता है, और वो थ्रेड लाइक सेल अगर आपके कंबाइन हो जाएं, वो थ्रेड लाइक सेल अगर आपके नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं, आपस में उलझ के नेटवर्क बना लेते हैं, तो नेटवर्क बनाने के बाद उन्हीं को हम बोलते हैं माइसीलियम। तो माइसीलियम एक फंजाई का बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल फीचर है। हाइफी के बाद माइसीलियम स्ट्रक्चरल फीचर होता है किसका, फंजाई का। आई मेरी बात समझ में। अब माइसीलियम ही इनके अंदर रिप्रोडक्शन के अंदर, खास करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइसीलियम का बहुत बड़ा यूज होता है, ठीक है, बहुत बड़ा इन द सेंस की डाइवर्सिफाइंग यूज होता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई थी। स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। फंजाई की स्टडी को हम क्या बुलाते हैं, माइकोलॉजी बुलाते हैं, ठीक है। माइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंजाई। एल्गल की स्टडी को क्या बुलाते हैं, फाइकोलॉजी। क्या बुलाते हैं, फाइकोलॉजी। और प्लांट की स्टडी को बॉटनी, एनिमल की स्टडी को जूलॉजी। ये सब चीजें याद रखेंगे आप लोग। चलिए, अब एक बार और मैं रिप्रोडक्शन वाले पार्ट को रिपीट कर रहा हूं। ये सब चीजें हो रखी थी हमारी, बस रिपीट कर रहा हूं मैं। रिप्रोडक्शन वाला पार्ट हमारा जो कि नेक्स्ट है। रिप्रोडक्शन मैंने कहा 3 तरीके से होते हैं। एक है हमारे पास वेजिटेटिव, एक है हमारे पास एसेक्सुअल, और एक है हमारे पास सेक्सुअल, ठीक है। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, और दूसरा है तीसरा हमारे पास सेक्सुअल। कोई मुझे बताएगा क्या कि वेजिटेटिव और एसेक्सुअल में डिफरेंस क्या होता है? वैसे हायर प्लांट के अंदर दोनों को एक जैसा ही पढ़ते हैं, मतलब एक में ही पढ़ते हैं हम, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव को अलग अलग नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जितने भी लोअर हैं, आई मीन एल्गल के अंदर, फंजाई के अंदर, हमें इनको सेपरेट करके पढ़ना पड़ता है। लेकिन ब्रायोफाइटा से ऊपर जब जाओगे, हायर प्लांट्स के अंदर जैसे जैसे बढ़ोगे, तुम्हें इनको एक में ही पढ़ना होता है। तो कोई बताएगा मुझे इनमें डिफरेंस क्या है? नहीं, वो तो स्पोर्स के नाम बता रहे हो, मैं एक बेसिक सा फीचर पूछ रहा हूँ, डिफरेंस जो कि इन दोनों के बीच में होता है, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव। कोई तो कोई डिफरेंस होगा तभी तुम इसको अलग पढ़ रहे हैं, वरना सेम में ही क्यों नहीं पढ़ते हम लोग, है ना? कोई तो अंतर होगा ना भाई। कोई बच्चा आप में से कुछ अंडरस्टैंड भी बोल सकते हैं आप लोग, ट्राई तो करिए एटलीस्ट। कोई बालक, बालिका, ढूंढ लो किताब में, कहीं नहीं मिलेगा कुछ भी, क्योंकि किताब ने कहीं नहीं बताया कि डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल ऐसा ऐसा ही होता है। चलो मैं बताता हूँ, सुनो आपको। पहली बात तो वेजिटेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो, हम ह्यूमंस के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर 2 तरह के सेल पाए जाते हैं। एक सेल होता है सोमेटिक और एक सेल होता है जर्म सेल। जर्म सेल को हम सेक्स सेल बोलते हैं। जर्म सेल्स वो सेल होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं आपके रिप्रोडक्शन की में। कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? रिप्रोडक्शन में। पहला जो सेल होता है वो कौन सा हमारा, कौन सा? सोमेटिक सेल। थैंक यू। सोमेटिक सेल वो सेल होता है जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, हमारे बॉडी के अदर देन रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। जैसे हमारे हाथ के सेल, पैर के सेल, सर के बाल के सेल, अब इनका तो रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है ना भाई, तो ऐसे सेल को क्या बोलोगे तुम? सोमेटिक सेल बोलोगे। और जितने भी सेक्स सेल है उन्हें क्या बुलाओगे तुम? जर्म सेल बोलोगे। उबासी ले रहे ना पांडे जी तुम? बोले ना उबासी मत ले करो, सीरियस बैठा करो, हैं? थक गए सुन सुन के कान में थकान हो गया तुमको, हैं? बिया करवाने गया था अच्छा ठीक है, अब तो खरवास चढ़ गया, अब कहाँ बिया हो रहा है? अच्छा, वो तो पीछे कराया था, अभी नींद निकल रहा है इसका, ठीक है। तो ये थी अपनी फीचर। और इसी तरह प्लांट में भी 2 तरह के सेल होते हैं। एक होता है बाबू हमारे पास जनरेटिव सेल और एक होता है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल वो सेल होते हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, और जनरेटिव सेल वो सेल होते हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो वेजिटेटिव वाले नॉन रिप्रोडक्टिव सेल, हाँ नॉन रिप्रोडक्टिव सेल है। तो प्लांट का या कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या कोई भी लिविंग के अंदर अगर वेजिटेटिव हो रहा है ना, तो समझ लो कि अदर देन सेक्स पार्ट इन्वॉल्व है। अगर प्लांट के पत्ते से नया प्लांट ग्रो कर गया, तो प्लांट का पत्ता तो रिप्रोडक्शन वाला मतलब रिप्रोडक्टिव सेल नहीं था। प्लांट के टहनी से अगर कोई नया प्लांट उपज गया, तो भाई प्लांट का टहनी तो रिप्रोडक्टिव नहीं था। रिप्रोडक्टिव तो उसके अंदर स्पोर्स होते हैं, फ्लावर वाला पार्ट रिप्रोडक्टिव होता है। लेकिन यहाँ तो टहनी से नया प्लांट बन गया, यहाँ तो पत्ते से नए प्लांट बन गए, यहाँ तो कोई प्लांट के किसी पार्ट से एक नया प्लांट बन रहा है जो कि रिप्रोडक्टिव है ही नहीं। तो वैसे रिप्रोडक्शन को क्या बोलोगे तुम? वेजिटेटिव बोलोगे। और जहां फ्लावर्स यूज हो रहे हैं, पॉलेंस यूज हो रहे हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल, ओवरी, ये इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके, तो वो क्या हो जाएगा? जेनरेटिव पार्ट हो जाएगा, मतलब वो सेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल हो जाएगा। अब डिफरेंस क्या है? एसेक्सुअल में पेरेंट्स सिंगल रहने वाले हैं और गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई वेरिएशन नहीं होगा। लेकिन सेक्सुअल में मल्टीपल 2 पेरेंट्स होंगे, मेल और फीमेल होगा, वेरिएशन होगा और गैमीट का
फॉर्मेशन होगा। बस अंतर यही है, मतलब ये दोनों एक तरह से क्या है, जेनरेटिव वाले, और ये वाला कौन सा हो गया, वेजिटेटिव वाला। जेनेटिव में ये सिंगल पेरेंट और ये डबल पेरेंट है। समझ गए, क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब देखो, तो यहां जो रिप्रोडक्शन में हमें यहां जो मेन कंफ्यूजन होता है वो होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में। मैंने आपको एक चीज बताया था, हमारे पास दो एसेक्सुअल के होते हैं यहां पे रिप्रोडक्शन, और दो सेक्सुअल के होते हैं। एसेक्सुअल में कौन कौन है, पहला है कोनिडियो स्पोर, और दूसरा है एंड स्पोरेन जियो स्पोर। और सेक्सुअल में हमारे पास है एस्को स्पोर एंड बेसिडियो स्पोर। ये हमारे सेक्सुअल वाले हैं, ठीक है। क्रोनिडियोस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर किसके, हमारे एसेक्सुअल के पढ़ने हैं, याद कर लो आप। और सेक्सुअल स्पोर में कौन कौन से पढ़ने अपने को, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। और यहां वेजिटेटिव में कौन कौन हो सकते हैं आपके, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है क्या, हाँ, फ्यूजन भी हो सकता है बच्चा, बिल्कुल, बर्डिंग भी हो सकता है। और बताएंगे आप लोग, और बर्डिंग है, फ्यूजन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजेनरेशन है, ये सारी चीजें क्या है आपके वेजिटेटिव। क्या हमारे अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है क्या, क्या हमारे उंगली से नया इंसान की उत्पत्ति हो सकती है क्या, नहीं, ये अभी तो पॉसिबल नहीं है। पहले के पता नहीं क्लासिकल माइथोलॉजिकल स्टडी में देखी गई है कि खून से नया वो बन जाते थे ना राक्षस, एक था रक्त बीज करके राक्षस, उसके खून से नया राक्षस बन जाता था। तो वो पता नहीं कौन सी बायोलॉजी थी, अभी की बायोलॉजी में ऐसी कुछ चीजें नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो देखो यहाँ पे आधे बच्चे ना अलग बायोलॉजी पढ़ते हैं अपने में ही, जानते रहे वाला बायोलॉजी, इधर सीख लो अपने में ही खुसर फुसर करता है सब। इधर देखो, उसके बाद जो स्पोरेंजियोस्पोर है बच्चा, वो फर्दर दो टाइप के हैं, सुनेंगे, सुनो सब बाबू। हाँ, तो स्पोरेंजियोस्पोर फर्दर दो टाइप के होते हैं बेटा। एक होता है हमारे पास ए प्लेनो स्पोर। ये स्पोर की बात तब करोगे जब हमारा स्पोर कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा, नॉन मोटाइल होगा, ठीक है, नॉन मोटाइल। पांडे जी बताइए नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है, जो मोटा है वो या जो पतला है वो, नहीं पता, रवि बताओ नॉन मोटाइल का मतलब, बोलो रवि, नहीं पता, नो जगह ओम। देखो क्लास में बच्चों को नॉन मोटाइल का मतलब नहीं पता। लड़कियों साइड से सुरभि, आइडिया नहीं, आइडिया नहीं, हम ही देखने की बात नहीं है बेटा, मैंने यहां भी पूछा था बच्चों से, तुम ही दिखी मेरे को, अब क्या ये कोइंसिडेंस है, आप बताओ। पल्लवी, माही, नो आइडिया, सुमेला, सजीदा, हाँ, बस तो नहीं चल फिर सकता, अरे जिसकी मोबिलिटी नहीं होती, जिसके अंदर मूव नहीं कर सकता, वो क्या कहलाता है, नॉन मोटाइल। हाँ, मूवेबल नहीं होता, मूव नहीं कर सकता, मोटिलिटी फैक्टर नहीं है उसके अंदर, वैसे वो क्या बोलते हैं, नॉन मोटाइल। तो ए प्लेनोस्पोर कैसे होते हैं, जो मूव नहीं कर सकते। तो फ्लैजिला क्या कभी हो सकता है इनके अंदर, क्योंकि जिसमें फ्लैजिला है वही मूव करेगा, और जिसमें फ्लैजिला नहीं है वो मूव नहीं करेगा। तो ए प्लेनोस्पोर याद कर लो, ए प्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं क्योंकि इनमें कोई भी फ्लैजिला नहीं होता। ये सारे क्वेश्चन टेस्ट में दूंगा और आपके एग्जाम्स में भी आएंगे, ये ध्यान से सुनेंगे, अच्छी बातें। दूसरा होता है आपके पास जू स्पोर। देखो आज से मैं एक बात बताता हूं तुम्हें, कहीं भी बायोलॉजी में जू वर्ड आ जाए ना, जू, तो वो मोटाइल होगा कभी भी, चाहे वो जू स्पोर आ जाए, वो जोलॉजी आ जाए, वो जूफोबिया आ जाए, कुछ भी हो जाए, जू का मतलब है मोटाइल, क्योंकि जू वर्ड का मतलब होता है एनिमल, और एनिमल की फीचर ही क्या होती है कि वो मूवेबल होता है, वो मोटाइल होता है। कौन सा एनिमल मोटाइल नहीं होता, बताना जरा। कभी देखा है कि शेर को बैठे हुए चलता ही फिरता ही नहीं है, विकलांग है, ऐसा तो नहीं है भाई, चलता है वो, तो एनिमल है वो, क्योंकि एनिमल का फीचर ही है कि वो चले फिरेगा। हम लोग क्या है, मोटाइल है। अब कोई ये मत कहना सर तुम मेरे दादाजी पैरालाइज हो गए तो अब तो चल नहीं पा रहे, तो मेरे दादाजी पहले मोटाइल थे और अब नॉन मोटाइल हो गए हैं, ऐसा नहीं है, वो मोटाइल ही है, वो फीचर जो है थोड़ा अपडेट करने की आवश्यकता है, या फिर वो फीचर अभी अपडेट नहीं है इसलिए वो चल फिर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो जू स्पोर कैसे हैं, कैसे हैं, मोटाइल है। आई बात समझ में। तो ए सेक्सुअल के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर है, और स्पोरेंजियोस्पोर के अंदर फर्दर दो स्पोर हैं। पहला है आपके पास ए प्लेनो जो कि नॉन मोटाइल है, और एक आपका जूस्पोर जो कि आपका मोटाइल है। अरे कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया, ये बातें क्लियर हो गई आपको। चलो
ये इसको स्पोर और बेसिडियो स्पोर के बारे में बात करता हूं मैं, है ना। ध्यान से सुनेंगे आप यहाँ पे। अब देखो एक और बात बताता हूं मैं आपको, सुन लो, ये कंफ्यूजिंग वाली पार्ट है, यहां सुन ध्यान से। कोनिडियो स्पोर जो होता है बेटा, ये होता है एक्सोजीनस। इसकी जो बडिंग होती है और जो स्पोर रिलीज होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्सोजीनस। और स्पोरेंजियोस्पोर कैसे होते हैं? एंडोजीनस। कैसे होते हैं? एंडोजीनस। वैसे ही बेसिडियोस्पोर के कैसे होते हैं? एक्सोजीनस। और स्कोर के कैसे होते हैं? एंडोजीनस। इसको याद करेंगे। अब ये एंडो एक्सो क्या बताया सर, ये सारी बातें मैं यहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनेंगे ध्यान से। देखो भाई, कोनिडियोस्पोर की अगर मैं बात करूं तो कोनिडियोस्पोर का जो डायग्राम अगर मैं बताऊं तुम्हें तो ऐसा होता है कुछ, देखो। देखो यहां देखो मैंने डायग्राम बनाया है, ये कोनिडियोस्पोर का डायग्राम है, एक रफ डायग्राम समझाता हूं मैं तुम्हें पहले तो। देखो ये एक डायग्राम बनाया मैंने कोनिडियोस्पोर का, अगर तुम्हें दिख रहा है तुम्हें फिंगर जैसा दिख रहा होगा, उंगली जैसा। ये एग्जांपल आपके पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटैटम, नोटैटम, यह है पेनिसिलियम नोटैटम, ठीक है, उसका एग्जांपल है, ध्यान से सुनेंगे। पेनिसिलियम नोटैटम जो हमारे पास फंजाई है उसके अंदर कोनिडियोस्पोर होता है, कौन सा डिवीजन में? ए सेक्शुअल में। अब बताओ कल को अगर इसके स्पोर्स तुम्हें दिख रहे हैं, भाई ये जो छोटे छोटे बनाया ना येलो कलर में, इसको मैं काम करता हूं अलग कलर से थोड़ा रिप्रेजेंट कर देता हूं, तुम्हें और क्लैरिटी आएगी। ये जो मैंने रेड कलर बनाया, रेड कलर में ये स्पोर्स हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इसके स्पोर इसके बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर दिख रहे हैं तुम्हें? ये बॉडी है ना भाई, बॉडी के ऊपर साइड में, मतलब बॉडी क्या है? बाहर है। तो अगर कोई स्पोर किसी भी आपके लिविंग के अंदर स्पोर अगर एक्सटर्नल मतलब आउटर एरिया में फॉर्म हो रहा है, तो आउटर एरिया के वर्ड कौन सा यूज करते हैं? एक्सो। और अंदर वाले एरिया क्या यूज करते हैं? एंडो। तो ये आउटर एरिया में स्पोर फॉर्म हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलोगे? एक्सोजीनस। क्या बोलोगे? एक्सोजीनस। अब अगर मैं यूं बनाऊं आपको, देखो अब मैं अगर यूं बनाता हूं ऐसे, अब बताओ ये वाले कौन से स्पोर तुम्हें दिख रहे हैं? बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर है? बॉडी के अंदर है। तो ऐसे स्पोर जो कि बॉडी के अंदर दिख रहे हो तुम्हें क्या बुलाओगे? एंडोजीनस। तो ये वाले कौन से हो गए? एंडोजीनस। और ये वाले कौन से हो गए? एक्सोजीनस। तो एंडोजीनस है कौन कौन? एंडोजीनस सिर्फ दो ही है। सेक्सुअल में पूछा जाए तो कौन बोलोगे? एस्को। और अगर ए सेक्सुअल में पूछा जाए तो कौन सा बोलोगे? स्पोरेंजियो। अगर मैं बोलूं एक्सो, तो ए सेक्सुअल में कौन है? एक्सो। कोनिडियो। और सेक्सुअल में कौन है? बेसिडियो। तो ये आपके एग्जांपल से याद करना। एक्सेप्शन है थोड़ी चीजें, एक्सेप्शन क्या मतलब? थोड़े क्रिस क्रॉस की चीजें आपको याद होनी चाहिए। समझ आ गई बात आपको? क्लियर हो गया? चलो कॉपी करो इसको, ये इंपॉर्टेंट है। कर रखा है तो एक बार इसको फिर से करो, क्योंकि मैंने पिछली बार आपको डायग्रामेटिकली बताया था, अभी आप इसको लिख लो। बात नहीं हो गया, कॉपी कर लिया। ये देखो, ये जो लाइब्रेरी जो चीजें हैं ना, ये जितने भी कॉन्वेंट वाले बच्चे होते हैं, प्राइवेट स्कूल वाले, ये उनसे ही सुनी जाती है। गवर्नमेंट स्कूल में तो बच्चों को पता भी नहीं था लाइब्रेरी क्या होती है। और उनकी जो पढ़ाई की तुम लेवल देखोगे, अभी भी एमजे के कॉलेज में चले जाओ तुम, या कॉलेज में, बच्चे नीचे बैठ के जमीन पे और जीडी प्रैक्टिस करते हैं और शांति से पढ़ते हैं, जबकि कोई ऊपर गाइडेंस नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो पढ़ाई ना मेरे हिसाब से जिम्मेदारी से होती है। तुम्हारे मन में होना चाहिए कि तुम पढ़ रहे हो, तुम यूटिलाइज कर रहे हो, तो तुम कहीं भी पढ़ सकते हो। वही मैं कह रहा हूं, नहीं एक जेन्युइनिटी होती है ये चीज। और अगर तुम, नहीं वो बात नहीं कह रहा मैं, जैसे तुम लेने को तुम लाइब्रेरी ले लो, लेने को तुम टैबलेट ले लो, लैपटॉप ले लो, बड़ी बड़ी इक्विपमेंट्स ले लो कि मैं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा मेहनत से पढ़ेंगे, सुनो इधर, और तुम उसको यूटिलाइज ना करो तो वो तो वेस्ट है ना। फोन भी नहीं है, बताओ, पीछे वाला बच्चा जो है आनंद, उसके पास फोन भी नहीं है, और फिर भी मच बेटर देन इसमें से ऐसे बच्चों से है जिनके पास आई थिंक एलसीडी टीवी होगा घर में, एलईडी टीवी होगा, जिसे पढ़ते होंगे। तो
रिसोर्सेज देखो, रिसोर्सेज सिर्फ एक कंप्लेंट है। रिसोर्सेज जो है ना, रिसोर्सेज जो है एक कंप्लेंट है कि तुम्हारे पास नहीं है तो तुम नहीं कर पा रहे हो। अभी भी इतने ऐसे बच्चे हैं। तुम्हारी 10th की एजुकेशन कहां से हुई आनंद? कौन सा स्कूल था नाम? अच्छा, अभी 12th कहां से कर रहे हो? गवर्नमेंट स्कूल से एडमिशन लिए हो, सरकारी स्कूल से कर रहे हो। देखो देखो भाई, एक बात बताते हैं, पढ़ने वाला ना सरकारी से ही पढ़ के निकल जाता है, और नहीं पढ़ने वाला ना सबसे महंगा स्कूल से ही पढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो ना? इसलिए अपने रिसोर्सेज से कंप्लेंट मत करो, मेहनत पे ध्यान दो। कौन सा? पेनिसिलियम नोटैटम, नोटैटम, NOTATUM, पेनिसिलियम नोटैटम। फोन बंद करो क्लास में। तुमको पता है गवर्नमेंट, किसका फोन है? किसका फोन है? तो क्यों खेल रहे हो क्लास में भाई? बंद करो फोन। एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे में और एक कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे में पता है तुमको फर्क क्या होता है? क्या फर्क होता है पता है तुम्हें? संस्कार का। सबसे बड़ा फर्क बताता हूं, संस्कार का। 3 औरत मटके में पानी भर रही थी, तो एक औरत का बेटा उनके पास दौड़ते दौड़ते आया, बोला हेलो मम्मी, हाउ आर यू? तो मम्मी ने जवाब दिया फाइन, और बोल के चला गया। तो बाकी ये औरत अपने बाकी 2 औरत से बोलती है, मेरा बेटा यहाँ शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ता है, और आप इसका देख ही रहे थे जेस्चर, इसकी बातें कितनी एडवांस और कितनी स्टैंडर्ड है। बाकी 2 औरतें शौक हो जाती हैं, वाकई में सच में यार इनका बच्चा हेलो हाउ आर यू मॉम करके गया, बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद दूसरी वाली जो लेडीज थी, उनका बेटा दौड़ते हुए आता है, क्या कर रही है मम्मी आप यहाँ पे? अच्छा पानी भरी मम्मी, ठीक है मम्मी मैं चलता हूँ बाय, बोल चला जाता है। ये बोलती है मेरा बेटा शहर के सबसे बड़े स्कूल में तो नहीं पढ़ता, लेकिन हाँ शहर के सबसे अच्छे प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, जिसकी फीस भी अच्छी खासी लगती है। बोल के अपनी तारीफ करके मुस्कुरा के वो बात अपने बाकी 2 लेडीज बता के बच्चा चला जाता है। तीसरी लेडीज का बच्चा दौड़ते दौड़ते उनके पास आता है, और आते ही बोलता है मम्मी अपने जो साथ तुमने मटका में पानी भरा है वो मटका मुझे दो, और अपने साथ जो भी सामान है वो मुझे दो, और आप चलो मैं इसको लेके आता हूँ। तो वो बोलती है औरत, मेरा बेटा शहर के किसी महंगे स्कूल में नहीं पढ़ता, ना ही किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, ना ही यहाँ के सबसे एडवांस स्कूल में पढ़ता है, मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। बस अंतर यही है कि मैंने अपने बेटे को कुछ दिया है, तो वो है संस्कार। वो संस्कार दिया है मैंने। तो संस्कार सरकारी स्कूल में ही मिलता है। सरकारी स्कूल के बच्चे ही संस्कार समझ सकते हैं, क्योंकि वो रिसोर्सेज डिपेंडेंट नहीं होते, वो कंप्लेंट करने वाले नहीं होते, उन्हें शिकायत नहीं करना होता कि मुझे मेरे माँ बाप ने ये नहीं दिया, इस वजह से मैंने ये नहीं किया। वो हमेशा खुद को ही अपना सब कुछ समझते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉन्वेंट वाले, ये सिर्फ इनकी आधी जिंदगी कंपैरिजन में निकल जाती है, बस अपने को कंपेयर करते रहते हैं। मेरे दोस्त को ये उसके माँ बाप ने दिया इसलिए वो अच्छा है, मुझे नहीं दिया इसलिए मैं बुरा होते जा रहा हूं। कंप्लेंट में निकल जाती है। तुम में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनकी लाइफ में चीजें हुई होंगी। तो संस्कार वहीं मिलता है। प्राइवेट स्कूल में तो प्राइवेट स्कूल के ही बच्चों की वजह से वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं। आपको पता है कैसे? अब प्राइवेट स्कूल में या हाईली कॉन्वेंट स्कूल में कौन से बच्चे पढ़ते हैं? जिसके मम्मी और पापा दोनों ही वर्किंग होते हैं। अब जिसके मम्मी पापा दोनों वर्किंग हैं, उन्होंने बच्चों को तो भेज दिया शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए, सारा बच्चे की जो डिपेंडेंसी थी तो स्कूल के ऊपर छोड़ दी और खुद लग गया दोनों काम में। अब बच्चे को ने तो कभी माँ बाप के मजबूरी को या माँ बाप के मतलब अटैचमेंट को समझा ही नहीं ना। और वो बच्चे कभी उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा माँ बाप के किसी भी चीज से, किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो शुरू से कट गए बच्चे, अलग से अलग ही हो गए। और वही बच्चे जब बड़े होंगे और माँ बाप उनको ढूंढेंगे कि अब बेटा हमें रखो अपने साथ, हमें खुद पे डिपेंडेंट बना लो, तो कहेंगे ठीक है वृद्धाश्रम है ना, चलो रख लेते तुमको। लेकिन यही सरकारी स्कूल बच्चा कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरी माँ है जो किसी घर में बर्तन मांज के हमको पढ़ाई थी, ये मेरे पापा हैं जो किसी की यहाँ ड्राइवरिंग करके हमको पढ़ाए थे। तो वो समझेगा और वो आखिरी तक अपने माँ बाप का साथ कभी नहीं छोड़ने की कोशिश करेगा। तो मेंटालिटी का फर्क होता है। समझ नहीं समझ रहे आप? बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, आप शायद फील नहीं किए होंगे इस चीज को कभी, लेकिन आप सोचना इस बात पे। तो वृद्धाश्रम तो इसी प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे ही तो बनवा रहे हैं, तभी तो शहर में वृद्धाश्रम बनते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और लोग उसमें भरते जा रहे हैं। सरकारी वाले संस्कार रखते हैं बेटा, ये बहुत बड़ी बात है। हंसना मत सरकारी वाले पे या उनकी वो नहीं करना, तो ही नहीं मत करना, बहुत बड़ी चीज होती है सरकारी। आज बड़े बड़े लेवल पे यही लोग बैठे हुए हैं सरकार की, सरकारी पढ़े हुए।
तो घमंड की बात नहीं होती। इसलिए रिसोर्सेज पे कभी कंप्लेन मत करना। अभी भी जाके देखो, उनके कपड़े भी पहने होते हैं ना, एक ही ड्रेस को मतलब महीने दिन तक पहन रहे हैं, बिना धोए हुए ऐसे ही लगाए जा रहे हैं। और तुम्हारा तो एक दिन गंदा हो गया, स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलर गंदा दिख रहा है, कैसे जाएंगे स्कूल? मेरे दोस्त के पास तो वो वीवो का ये वाला मॉडल आ गया, आईफोन आ गया, मुझे भी चाहिए, नहीं दोगे नहीं पढ़ेंगे। इसके पास तो डेल का लैपटॉप है, इसके पास तो आईफोन, वो आईपैड है, वो आईमैक्स है, हमें नहीं मिला, हम नहीं पढ़ेंगे। वहां देखो ना भाई, कुछ भी नहीं अभी तक, तो साइकिल से अभी भी जीवन कट रही उधर तो। और तुम्हारी तो भाई फर्क होता है। और गलती माँ बाप की भी है, मैं तो बहुत गलती मानता हूं माँ बाप की। माँ बाप क्या सोचते हैं, मैं भी कमाती हूं, आप भी कमाओ, दोनों मिलकर कमाएंगे, खूब सारा पैसा होगा। पैसे के पीछे भाग के बच्चे का परवरिश भूल जाते हैं। भाई नेचर ने क्यों 6 मंथ का लैक्टेशन पीरियड बनाया? कि बच्चे को जब वो मदर फीड मिल्क फीड करे ना, तो उस मिल्क फीड से इमोशंस फीड करे बच्चे को, बच्चा समझेगा। अब तो आर्टिफिशियल जमाना है, सैरोगेसी से बच्चे हो जाते हैं। लैक्टेशन का छोड़ो, आजकल तो मार्केट में केमिकल्स है, दवाइयां हैं, लैक्टेशन उससे हो जाता है। और फिर माँ बाप एक्सपेक्ट करते थे बच्चा मेरी सुनता नहीं है। कोई इमोशंस बॉन्ड है आपकी जो सुनेगा? पैदा कर देना ही महानता होती है क्या? तो कहां सुनेगा? और बच्चे क्या होते हैं, माँ बाप के वर्किंग होने की वजह से बहुत ज्यादा ना मतलब अजीब से हो जाते हैं, वो डेवलप ही नहीं हो पाते, वो ना फिजिकली डेवलपमेंट और ना ही बहुत अच्छी मेंटल डेवलपमेंट। आपको पता है इंडिया के अंदर 20 से 25 लाख मृत्यु हार्ट अटैक से होती है, और जिसकी हार्ट अटैक से मृत्यु होती है उसकी एज क्या होती है? 15 से 25 साल के बीच की। 15 से 25 साल के लड़के मरे जा रहे हैं, लोग मर जा रहे, बच्चे मर जा रहे हैं। क्यों? फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। माँ बाप गए काम पे, बच्चे का रूटीन क्या है? स्कूल किया पूरे दिन, आया तो सर सवेरा कोचिंग लग गया, रात में बैठा टाइम मिला गेम खेलने बैठ गया, फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गई। अब जब बच्चा फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं रहा और एकदम से कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएगा तो हार्ट पे जोर पड़ेगा ना भाई। हार्ट भी तो बोलेगा, अबे पूरे 15-20 साल तो तूने मेरे को कभी यूज ही नहीं किया ढंग से, अब एकदम से तू यहां पे ट्रेडमिल पे दौड़ने आ गया है, एकदम से तू वेट लिफ्ट कर रहा है, एकदम से तू काम करने बैठ गया, तो मैं कहां से करूंगा, इतना लोड से पाऊंगा? कोलैप्स, डेथ, फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए कुछ गलती वहां भी है, कुछ गलती यहां भी है। इसलिए सरकारी स्कूल वाले बच्चे से सीखो, कभी भी रिसोर्सेज के लिए कंप्लेंट मत करना, हमेशा जो मिला है उसमें एडजस्ट करना सीखो। पढ़ने वाले एमजेके कॉलेज के फील्ड में, स्कूल के फील्ड में, पेड़ों के नीचे कहीं भी बैठ के पढ़ लेंगे। नहीं पढ़ने वाले उनको वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लाइब्रेरी, बेस्ट एसी क्वालिटी, बेस्ट बुक्स, बेस्ट मॉडल, बेस्ट फोन, कुछ भी दे दो, नहीं पढ़ेंगे। मैं नहीं देखा ऐसे भाई, इसलिए मजबूरी नहीं होता। और पढ़ाई तो तपस्या है, और तपस्या तो मजबूरी में की जाती है। किस ऋषि मुनि को देखा है कि एसी चला के तपस्या कर रहे हैं अंदर बैठ के? किसी ऋषि मुनि को देखा है तुमने? ऐसे नहीं होता भाई। ऐसे तो कंफर्ट जोन में तो पढ़ाई होगी नहीं तुम्हारी, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है पहले तो। उस बच्चे से सीखो, सच बात है, उससे सीखो। फोन तक नहीं है फिर भी उसके नंबर आ गए तुम्हारे पास, तुम चाहते हो तुम लेक्चर सुन सकते हो, नए नए एडवांस चीजें सुन सकते हो, नंबर फिर भी नहीं आए तुम्हारे। तो भाई ये हवाबाजी बंद करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, कुछ होना जाना नहीं है तुम्हारे इससे, ठीक है? चलो हमारे पास जो नेक्स्ट बात है बेटा, वो एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा, इसके पीछे देखने जा रहे, ये वाली चीज है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है ना, ये फंजाई इम्परफेक्टी है। इसका क्या मतलब था? देखो मैं बताता हूं, सुनो। इन चारों के अंदर, चारों मतलब कौन कौन? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, इन तीनों के अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? नोन है। क्या है? नोन, मतलब पता चलता है, इनमें प्रेजेंट है। आप ये भी लिख सकते हो ये प्रेजेंट है। लेकिन ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नोन, मतलब पता ही नहीं चला कि ड्यूटेरो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि नहीं, तो इसको हम लोग एब्सेंट भी मान सकते हैं कि एब्सेंट होता है। अब हुआ क्या उस टाइम पे, जिस भी फंजाई के अंदर सब कुछ एडवांस दिख रहा है, माइसीलियम एडवांस, सेप्टेट है, इसकी फ्रूटिंग बॉडी एडवांस है, हर चीज बहुत अच्छी खासी एडवांसमेंट है, देखा गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता ही नहीं चल रहा, तो उसको उठाए कहां डाल दिया गया? ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर। और फिर ड्यूटेरो में डालने के बाद उसी लिविंग का, उसी फंजाई का अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता लग जाता है तो फिर उठाए कहां डाल दिया जाता है? या तो एस्को में या फिर बेसिडियो में। नहीं समझे? देखो फाइको वाला तो सबसे प्रिमिटिव है भाई, मैंने बताया था ना सीक्वेंस में लिखते हैं हम लोग, तो सबसे पहले कैसे लिखते हैं? प्रिमिटिव टू एडवांस। तो ये प्रिमिटिव है, एडवांस, 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 तीनों क्या है? एडवांस है। चार्ल्स क्या कर रहे हो?
क्या हंस रहा है, सुनना है तो बताया, तुमको समझ में आया क्या बताया? प्रिवेंटिव, एडवांस, एडवांस। सुनो इधर, प्रिमिटिव, एडवांस, एडवांस, एडवांस है। मैं कह रहा हूं बेटा यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन नहीं है, लेकिन इन तीनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब आप तो कहोगे सर इनमें है और उसमें नहीं है, तो एडवांस तो वो नहीं होना चाहिए था ना, वो तो प्रिमिटिव होना चाहिए था, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एडवांस फीचर है, वो तो हमारे अंदर पाया जाता है। ए वेजिटेटिव जो है वो प्रिमिटिव है, ए सेक्सुअल प्रिमिटिव है, बट सेक्सुअल तो एडवांस फीचर है, तो ये तो एडवांस क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब ये तो एडवांस है, लेकिन इसको एडवांस कैसे कह रहे हो आप? तो मैं बता रहा हूं आपको, मैंने ये नहीं लिखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, मैंने क्या लिखा? नॉट नोन। अबे है या नहीं है मुझे पता नहीं है, हो भी सकता है। तो अगर मुझे होते हुए दिख जाएगा, मैं उठाए कहां डाल दूंगा? या तो एस्कोलैक अगर दिखेगा, मतलब उसके अंदर एस्कोस्पोर होंगे तो कहां डालूंगा? एस्कोमाइसिटिस में। और अगर बेसिडियोस्पोर होंगे उसके अंदर कहां डाल दूंगा? बेसिडियोमाइसिटिस में। क्योंकि एस्कोस्पोर का स्पोर कैसा होता है और बेसिडियो कैसा होता है, तो मुझे अगर दिखता है कि भाई ये तो एक्सो वाले हैं, तो कहां डालना चाहिए? बेसिडियो में। ये तो एंडो वाले हैं, कहां डालना चाहिए? एस्को में। ठीक है, तो जब मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता लग जाता है तो मैं यहां डाल दूंगा, और जब तक पता नहीं है और बाकी चीजें एडवांस है तो मैं यही रखूंगा। नहीं समझे? अबे हम इंसान, एक एग्जांपल देता हूं मैं, प्रैक्टिकल वैसे अलग रेलिवेंट इरेलीवेंट है, पर सुनो फिर भी, कोई इंसान है, लिविंग वर्ल्ड में पढ़ाया जाता है, अब वो इंसान स्टेराइल हो गया या फिर इनफर्टाइल है, मतलब वो पेरेंट्स नहीं बन सकता, चाइल्ड कंसीव नहीं कर सकता, तो क्या वो इंसान काउंट नहीं होगा? होगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिविंग। रिप्रोडक्शन को तुम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर लिविंग का नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं, इनफर्टाइल हैं, ये स्टेराइल हैं, तो क्या वो लिविंग नहीं माना जाएगा? क्या बिल्कुल लिविंग है। अरे ऐसे बहुत से हैं कपल्स जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो क्या वो आप लिविंग नहीं मानोगे उनको? तो रिप्रोडक्शन तो कभी भी लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं हो सकता। तो इसका ये तो मतलब नहीं कि हम प्रिमिटिव हो गए, कोई भी इंसान अगर बच्चा नहीं कर पा रहा तो वो प्रिमिटिव हो गया, और जो कर पा रहा वो एडवांस हो गया, क्योंकि नहीं कर पाना एक अलग चीज है, वो तो एक डिसऑर्डर है या फिजियोलॉजिकल किसी प्रॉब्लम की वजह से, या कोई और भी रीजंस हो सकते हैं उसके अंदर। समझे नहीं समझे मेरी बात को आप लोग? क्लियर हुई चीज ये? अलग से नोट करो इसको, चलो नोट दिस पॉइंट, नोट करो। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्लास ऑफ फंजाई, पहला लिखो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। अब मैं बता रहा हूं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब हमने फंजाई को किस बेस पे, ये चार पार्ट जो बनाया ना, फाइको, एस्को, बेसिडियो, डिटोरो, किस बेस पे बनाया, आखिर उसका बेस क्या था? पहला है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम के मॉर्फोलॉजी पे। दूसरा है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, दूसरा है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, नहीं पहला है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, दूसरा है मोड्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, थर्ड वन इज योर फ्रूटिंग, टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। हो गया? नीचे एक पॉइंट लिखेंगे, mycelium are of two type, mycelium are of two type, can be septate, mycelium are of two types, mycelium are of two types, पहला septate, दूसरा aseptate, पहला septate, दूसरा aseptate, septate and aseptate। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, सेप्टेट एंड एसेप्टेट। नेक्स्ट देखो नोट करके, एसेप्टेट कंडीशन आर कॉल्ड, एसेप्टेट कंडीशन आर कॉल्ड सिनोसिटिक कंडीशन, एसेप्टेट कंडीशन आर कॉल्ड सिनो, COENO, CYTIC, सिनोसिटिक कंडीशन, CYTIC, सिनोसिटिक कंडीशन। ठीक है, डन हो गया। सो हेड लगाए, अब हेडिंग हमारे पास अगला फाइकोमाइसिटीज। पहला पढ़ते हैं हम लोग फाइकोमाइसिटीज।
ऑल्सो नोन एज algal fungi. नेक्स्ट हेडिंग है फाइकोमाइसिटीज. फाइकोमाइसिटीज ऑल्सो नोन एज algal fungi. ऑल्सो नोन एज algal fungi. हो गया. नेक्स्ट देखिए, फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट. फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट. हाँ, also known as algal fungi, found in aquatic habitat, comma, decaying wood, लकड़ियां, सड़ी गली लकड़ियां, decaying wood, oblique logs, etc. logs मतलब क्या होता है? बोटा. लकड़ियों का जो बोटा होता है ना, उसे लॉग बुलाते हैं. ये उनके ऊपर सड़े उड़े जितने भी लकड़ी की बोटे वगैरह होते हैं, लकड़ियां सड़ रही होती है, उसके ऊपर ग्रो करते हैं ये. खत्म. नेक्स्ट पॉइंट, लॉग्स, LOGS, लॉग्स. नेक्स्ट पॉइंट स्टार आगे लिखेंगे. स्टार है दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. दे आर ऑब्लिगेट का मतलब कंपल्सन. दो वर्ड होता है, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव. तुम्हारे लिए पढ़ाई ऑब्लिगेटरी या फैकल्टेटिव है? ऑब्लिगेटरी है ना भाई, तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, कंपल्सन है तुम्हारे लिए. नहीं पढ़ोगे तो क्या ही करोगे. और फैकल्टेटिव का मतलब, मान लेते हैं तुम बिजनेसमैन हो, तुम्हारे पिताजी बिजनेसमैन है, तो तुम्हारे लिए पढ़ाई कैसी हो जाएगी? फैकल्टेटिव हो जाएगी. मतलब अगर नहीं पढ़ोगे तो बिजनेस संभाल लोगे. ठीक है, तो ये होता है दो वर्ड. तो ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब अगर पैरासिटिक नेचर नहीं रहा तो ये नहीं जी सकते. समझ गया मेरी बात को? तो दे आर ऑब्लिक पैरासाइट. दे नीड लिविंग प्लांट. दे नीड लिविंग प्लांट फॉर देयर रिप्रोडक्शन. इसका मतलब हुआ दे नीड लिविंग प्लांट फॉर देयर रिप्रोडक्शन प्रोसेस. दे नीड लिविंग प्लांट फॉर देयर रिप्रोडक्शन प्रोसेस. हो गया. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास माइसीलियम आर एसेप्टेट. Mycelium are aseptate and cenocytic. 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 Next लिखे. हाँ, modes of reproduction. इन्हीं में modes of reproduction. इन्हीं में लिखो modes of reproduction. मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. पहला एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. पहला एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लिखो. दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोरेंजियोस्पोर. दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोरेंजियोस्पोर. They reproduce through sporangiospore, which is endogenous in nature. Which is endogenous in nature. They reproduce through sporangiospore, which is endogenous in nature. Next point. Spores can be motile. Spores can be motile. Spores can be motile. Spores can be motile. Bracket zoospore. Spores can be motile. Bracket zoospore. Can be non-motile. Bracket aplanospore. Zoospore can be motile. Spores can be motile. Bracket zoospore. Spores can be non-motile. Bracket aplanospore. Next, sexual reproduction. Sexual reproduction. Next लिखो sexual reproduction. Aplanospore.
सेक्सुअल स्पोर में लिखो, सेक्सुअल स्पोर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखो all three types of sexual modes are present. All three types of sexual modes are MODES, modes are present. All three types of sexual modes are present. पहला isogamous, comma anisogamous, comma oogamous. Isogamous, anisogamous and oogamous. 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 बस हो गया, लास्ट ही है। अब देखो यहां पे सुनो, इन तीनों चीजों का फर्क मतलब क्या होता है। अगर मैं बोलता हूं कि कोई फर्टिलाइजेशन आइसोगैमस तरीके से हो रहा है, कोई एनाइसोगैमस तरीके से हो रहा है, और कोई oogamous के तरीके से हो रहा है, इन तीनों में फर्क देखो। सुनो मेरी बात सुनेंगे बच्चे। अगर मैं आइसोगैमस कह रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि दोनों गैमीट जो हैं आपके, दोनों गैमीट सेम साइज है। दोनों गैमीट कैसे हैं? सेम साइज। अब दोनों में कौन कौन किसकी बात हो रही है? एक मेल की तो दूसरी फीमेल की। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अगर सेम साइज के होंगे तो उसे क्या बुलाओगे तुम? आइसोगैमस। अब सेम साइज इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब ये हो सकता है कि नॉन फ्लैजिलेटेड हो, और ये भी हो सकते हैं कि क्या हो उन पे? फ्लैजिलेटेड हो। तो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड, लेकिन साइज कैसा होगा दोनों का? सेम। इसलिए वर्ड क्या यूज किया गया? आइसो। आइसो वर्ड का मतलब ही क्या होता है? सेम। तो सेम साइज होगा। एनाइसो का मतलब क्या होता है कि मेल गैमेट छोटा होगा और फीमेल गैमेट बड़ा होगा, लेकिन दोनों कैसे होंगे? मोटाइल होंगे, नॉन मोटाइल, सॉरी। दोनों कैसे होंगे? नॉन मोटाइल, मतलब दोनों मूव नहीं कर सकते। मेल कैसा है? छोटा, मेल को ऐसे दिखाया जाता है, और फीमेल को ऐसे। और फीमेल कैसी है? बड़ी। और दोनों कैसे हैं? नॉन मोटाइल। यहां ये कैसे हो सकते हैं? नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं और मोटाइल भी हो सकते हैं। तो नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं और मोटाइल भी हो सकते हैं, लेकिन ये कैसा है? दोनों कैसे होंगे? नॉन मोटाइल। तीसरा है oogamous। oogamous में मेल छोटा है, फीमेल बड़ी है, लेकिन मेल कैसा है? मेल जो है वो आपका मोटाइल है। मेल कैसा है? मोटाइल है। और जो फीमेल है वो आपकी नॉन मोटाइल है। और साइज कैसा है? सेम या डिफरेंट? साइज डिफरेंट है। यहां भी साइज क्या है? डिफरेंट है। तो इन दोनों में साइज क्या होता है? डिफरेंट। दोनों कैसे? अच्छा, इनमें कंफ्यूजन होता है लोगों को। ये साइज डिफरेंट इसका भी है और साइज डिफरेंट इसका भी है, लेकिन यहां मेल कैसा हो गया? मोटाइल। और फीमेल कैसी हो गई? लेकिन यहां भी साइज डिफरेंट है, लेकिन दोनों कैसे हैं? ऊपर दोनों का साइज ही क्या हो गए? सेम। अब सेम साइज है तो आइदर मोटाइल और नॉन मोटाइल ऐसे हो जाएंगे आपके। तो इसको याद करो। अब बताओ हमारे ह्यूमन के केस में कौन सा होता है? कौन से टाइप के हमारे होते हैं? आइसो, एनाइसो, आइसो। कितने बच्चे आइसो के साथ है हमारे ह्यूमन में? आइसो। कितने एनाइसो के साथ है? एनाइसो। ह्यूमन के अंदर कौन से तीनों में टाइप के होते हैं? कितने एनाइसो की तरफ से बताओ, और कितने oogamous के साइड से हैं? oogamous है, एक बच्चा oogamous है, दो बच्चा, तीन। पलट गए बिल्कुल oogamous है भाई। हमारे अंदर मेल कैसा होता है और हमारी फीमेल कैसी होती है? नॉन मोटाइल। अबे गधेड़ो, हमारी पहली बात तो हमारे क्या स्पर्म और ओवा सेम साइज के होते हैं? भाई ओवा इतना बड़ा है, इतना बड़ा नहीं, मतलब कंपैरिजन बता रहा हूं मैं। ओवा स्पर्म के कॉम्पेरेटिवली इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है। सोचो एक ओवा के अंदर कितने सारे स्पर्म जा सकते हैं, तो ये बहुत बड़े साइज का होता है। स्पर्म बहुत छोटे साइज का होता है, तो ये तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि ये सेम साइज वाले फैक्टर है। दूसरा कौन सा? दोनों नॉन मोटाइल, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है भाई। तीसरा क्या है? मेल नॉन मोटाइल है और फीमेल नॉन मोटाइल है, और साइज भी क्या है उनका? डिफरेंट है। नेक्स्ट क्लास से तुम तीनों, अशरफ और कौशिक और तुम विष्णु, अलग बैठ जाना, बोलना ना पड़े, अलग अलग बेंच बैठ जाना। ठीक है? तुम्हारी नुकसान हो, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तेरा तो चलो ठीक है, तेरा तो भी नंबर आया नहीं और तेरा भी नहीं आया, तुम लोग क्यों साथ में बैठ के हंसी मजाक कर रहे हो? वो तुम्हें बात में बैठकर हंसा देगा, टाइम निकलवा देगा।
तेजा है वो, तेज नहीं तेजा है। हाँ, और तुम लोग कंपनी के चक्कर में बस टाइम खराब। सब जगह करेगा बाबू वो, ये रूल है, ये फैक्ट है। इसलिए अलग बैठो, अपनी समझदारी अपने पास रखो बेटा। चलो हो गया, कॉपी करो, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ